दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वनडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो रहेगा जिसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीटेट की या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की जिसमें पेडागोजी से क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आप काउंट करते चलिएगा और 30 में आपके कितने प्रश्नों के आंसर आप सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2011 का, ठीक है। और हम आपको बता दें 2011 से लेकर के 2019 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 सभी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। ईवीएस की 4 वीडियो हैं जिसमें पूरा ईवीएस कंप्लीट किया जा चुका है। इसके अलावा हर सब्जेक्ट की पेडागोजी की ट्रिक वीडियोस बनी है जिनके लिंक हम आपको पहले ही कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में दे देंगे। उनको पहले देखिए जिससे आप बेहतर समझ बना पाएं कि कैसे प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे संस्कृत की भी क्लासेज हुई हैं जो कि 70 से ज़्यादा क्लासेज हैं, उनकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ लिया होगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जानी चाहिए। तो आप जब प्रश्नों के आंसर कर रहे हो तो खुद को एक शिक्षक की दृष्टि से ही मान करके प्रश्नों के उत्तर सोचिएगा। चांसेस रहेंगे कि आपका उत्तर पहली ही बार में सही होगा, ठीक है। सीटेट एग्जाम आप बहुत ही अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू फॉलो करते हैं। तो पहले प्रश्न के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है धैर्य एवं दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, पढ़ाने की उत्सुकता। देखिए प्राथमिक स्तर पे एक शिक्षक के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए जो यहाँ पे लिखे हैं। धैर्य एवं दृढ़ता भी होनी चाहिए, शिक्षण पद्धतियों विषय के बारे में ज्ञान होना चाहिए, दक्ष हो या ना हो ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मानक भाषा पढ़ाने में भी दक्ष हो या ना हो लेकिन बेसिक जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाने की उत्सुकता भी जरूरी है। सीटेट हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां पे चांसेस रहते हैं कि लगभग चारों ही ऑप्शन सही लगते हैं आपको पहली बार में। अब आपको बेहतर ऑप्शन की तलाश करनी है, टिक करना है आपको बेहतर ऑप्शन की। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक टीचर के अंदर कौन सा गुण होना चाहिए, कौन सी विशेषता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दक्ष लिखा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि दक्ष नहीं हो सकते, टीचर हो सकते हैं लेकिन सबसे जरूरी क्या है कि वो दक्ष ही हो जाए, सभी विषयों में दक्ष हो जाए टीचर, या मानक भाषा में दक्ष हो जाए, नहीं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने काट दिए क्योंकि दक्ष होना प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता ये है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके अंदर धैर्य हो, है ना, पेशेंस हो, क्योंकि क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं, आपको मैनेज करना होगा। तो अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, मान लिया कोई बच्चा शैतानी कर रहा है, आप उसको पीट देंगे, डांट देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो आपके अंदर एक होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता। दृढ़ता मतलब ये है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, उसमें विश्वसनीयता हो, बच्चों का आप पे भरोसा हो। पढ़ाने की उत्सुकता ऑप्शन गलत नहीं था लेकिन हमें ऑप्शन 1 ही लगाना होता है 4 में से, उसी का आपको नंबर मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है धैर्य एवं दृढ़ता, और ये सीटेट की ऑफिशियली आंसर की के अनुसार हम आपको आंसर बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तब आप एक लाइक करिएगा इस वीडियो को। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में पूरी तरह से कहीं भी बैठने की अनुमति देता है, ठीक है। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, चुपचाप, मतलब जैसे क्लास में टीचर गया और टीचर को कुछ काम रहा तो टीचर ने बच्चों से कहा कि आप जहां आपकी इच्छा हो बैठिए। तो कुछ बच्चे जो फ्रेंडशिप सर्कल बना करके बैठ गए, ग्रुप में बैठ गए, कुछ बच्चे वहां जहां पे बैठे थे अपनी अपनी सीट पे बैठे रहे, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। और फिर क्या कर रहे हैं, सामूहिक पठन कर रहे हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ रहे हैं, कुछ ग्रुप में पढ़ रहे हैं, कुछ अपना अपना पढ़ रहे हैं। एक अभिभावक को ये चीज़ पसंद नहीं आई, मतलब एक अभिभावक को ये बात अच्छी नहीं लगी कि कुछ बच्चे ग्रुप में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे अकेले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस संबंध में कहा जा रहा है, इस स्थिति से निपटने से
निपटने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि बच्चे का अनुभाग यानी सेक्शन बदल दें। मान लिया कक्षा 8A में, सॉरी यहाँ अगर हम प्राथमिक स्तर से देखें, मान लिया कक्षा 4A में है बच्चा, तो सेक्शन उसका अनुभाग बदल दें, 4B में कर दे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कहा जा रहा है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए, शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ये ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमें बाकी के भी दोनों देखने हैं। कहा जा रहा है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। देखिए, निकालने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, तो हम निकालेंगे नहीं। हो सकता है टीचर ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए बच्चों को ये छूट दी हो, प्रजातांत्रिक माहौल के कारण, कि कुछ बच्चे ग्रुप में पढ़े कुछ, तो हम इसका समाधान निकालेंगे पहले एक अभिभावक होने के नाते। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अभिभावक को पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? अभिभावक को सेटिस्फाइड करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अभिभावक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत। तो शिकायत करने से पहले हम कारण ना जान लें कि टीचर ने ऐसा क्यों किया। अब कारण जानने वाला ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया है, दिया क्या है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि ऐसा आपने क्यों किया, रीजन आप बताएंगे गार्जियन को, तो हो सकता है गार्जियन को बात समझ में आ जाए। अगर तब भी गार्जियन नहीं समझता है, तब आप प्रिंसिपल के पास जा सकते हैं। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप अनुभाग बदलने के लिए प्रिंसिपल से कह सकते हैं। उसके बाद भी अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तब आप बच्चे को वहां से, विद्यालय से निकालेंगे। लेकिन प्राथमिकता ये है कि टीचर से आप बात करें गार्जियन होने के नाते। क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 तरीके से प्रश्न पूछा गया है, दोनों ही क्वेश्चंस को इसी वीडियो में हमने रखा है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, चिंतन की शुरुआत करता है बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में। पहले ये जो क्वेश्चन है जीन पियाजे से, और आपको बता दें जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, 3 मनोवैज्ञानिक को आपको ढंग से पढ़ना है, थ्योरीज को जहां से भी आपको मिल रहा है यूट्यूब में सर्च करिए, लिखिए जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। जो टीचर आपको बेहतर ढंग से समझा पा रहा हो आप उससे पढ़िए, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी बिना पढ़े आपका सीटेट क्वालिफाई तो हो जाएगा, लेकिन अच्छे नंबरों से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से तीनों अगर हम मनोवैज्ञानिकों को मिला लें तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इन्हीं की थ्योरी से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये जीन पियाजे से क्वेश्चन है कि ये 4 अवस्थाएं जो लिखी हैं, ये जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, उसी से ये प्रश्न है। पहला है यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होता है। नीचे से अगर हम शुरुआत करें तो 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 11, 11 से 15 होता है। तो यहाँ पे जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो अवस्था कौन सी होती है? वो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। काउंट कर रहे हैं आप कितने उत्तर आपके सही हो पा रहे हैं? काउंट करके कमेंट जरूर कीजिएगा, चेक करिए कि आपकी तैयारी औरों से किस स्तर पे, क्योंकि आपके साथ साथ हजारों बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, वो भी अपना अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जो लोग जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है, ठीक है, वो ध्यान दें इसको कि ये वाला क्वेश्चन, बाल विकास वाला क्वेश्चन संस्कृत में ट्रांसलेट करके भी एक बार पूछा गया है। तो आप ये बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि हमने संस्कृत ले ली, हम नहीं कर पाएंगे। संस्कृत भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम मन का मानचित्रण। अब मन का मानचित्रण, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला है साहसिक कार्यों, तो यहाँ पे साहसिक कार्यों का कोई संबंध नहीं होगा मन से। सिंपल सी बात है, मन का मानचित्रण शब्द में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न को आप याद कर लीजिए। मन का मानचित्रण का संबंध बोध बढ़ाने की तकनीक से नहीं है, मन का चित्र बनाने से नहीं है, ठीक है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है मन का मानचित्रण, ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्राथमिक स्तर पे अगर सीखने संबंधी समस्याएं आ रही हैं बच्चों को, तो कैसे आप संबोधित करेंगे? पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायता परक सामग्री का प्रयोग करना। तो कोई जरूरी नहीं कि हर विद्यालय में ये चीजें उपलब्ध हो पाए, हर विद्यालय महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग कर पाए, तो ये गलत हो गया।
सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना, ये ऑप्शन हो सकता है। कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ये भी हो सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अब देखिए यहाँ पे ये तो कट गया। 3 ऑप्शन में आपको बेस्ट देखना है। कंडीशन क्या है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पे अगर कहीं पे समस्या आ रही बच्चों की, तो बच्चों को समस्या आ रही तो हम जिस प्रकार की समस्या है उसको पहले हम पता करेंगे क्या समस्या आ रही, और उसी के हिसाब से हम शिक्षण पद्धति का प्रयोग करेंगे या उसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे बच्चों को, जिससे हम समस्या को दूर कर पाए। अब यहाँ पे हम कहानी कथन का प्रयोग करें, मान लिया कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम कहानी कथन से नहीं कर पा रहे, तो ये प्रभावशाली नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे अक्षमता के अनुरूप है, जैसी समस्या उसी के हिसाब से हम शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें। देखिए वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, टाइम निकाल करके देखिएगा जरूर, यहाँ से आप समझ पाएंगे कि गलत ऑप्शंस को कैसे हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर। ये जो शब्द है अवसर उपलब्ध कराना, ये अपने आप में सकारात्मक विकल्प को बनाता है। तो जिस भी प्रश्न में आपको अवसर उपलब्ध कराना ऑप्शन मिले, 90% चांसेस रहते हैं कि उसका उत्तर वही होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है 10% जो हमने छोड़ा है कि चारों में कभी कभी अवसर दे देता है या 2 ऑप्शन में अवसर दे देता है, तब आपको देखना होता है कि सबसे प्रभावशाली विकल्प कौन सा है। यहां पे क्या कहा जा रहा है, सृजनात्मकता का पोषण करता है कौन सा विकल्प। ठीक है, यहाँ पे कोचिंग की बात कही जा रही है अच्छे अंक के लिए, तो अंक पे बल देना सृजनात्मकता से कोई संबंधित नहीं। सृजनात्मकता का मतलब होता है कुछ नया करना, इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी, बच्चा खुद से कुछ करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको ऐसे बता दिया है, ट्रिक वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अगर अवसर मिले तो इसमें अवसर वाला ऑप्शन सही क्यों होता है, क्योंकि बच्चों को सक्रिय अधिगम मिलता है। यहाँ पे बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे खुद करके सीखते हैं, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन ए होगा कि प्रत्येक शिक्षार्थी को, है ना। यहाँ पे सिर्फ अंकों की बात कही जा रही थी, यहाँ पे विद्यालय के जीवन से, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे व्यवहारिक मूल्यों की, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पहले ऑप्शन में प्रत्येक शिक्षार्थी को अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करने प्रश्न करने के, तो यहाँ पे प्रश्न करने के अवसर मिल रहे हैं। जब बच्चा प्रश्न करेगा तो उसके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। 7वां प्रश्न आपके सामने देखिए, हमने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया है, पियाजे से है क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त, वहां पे अमूर्त नहीं था, यहाँ पे क्या है, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन, वहां पे सिर्फ था तार्किक चिंतन, यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया अमूर्त संकल्पनाओं, तो इसका उत्तर बदल जाएगा। अब आ से अमूर्त है, अमूर्त और मूर्त क्या होता है, मूर्त मतलब जो चीजें आपके सामने हो, अमूर्त मतलब जो चीजें आपके सामने ना हो। जैसे हम अभी कहें चिड़ियाघर में शेर, तो आपके सामने नहीं, लेकिन आप तुरंत, आपका माइंड क्लिक कर गया, अगर आप कभी भी चिड़ियाघर गए हैं तो आपके माइंड में तुरंत वैसी तस्वीर बन गई होगी, छप गई होगी, तो ये होता है अमूर्त। तो ये कौन सी अवस्था है, हम आपको यहाँ पे उम्र बता देते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ 2 बार लिख गया है, ये वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये होती है 0 से 2 वर्ष, तो ये तो होगा नहीं अमूर्त चिंतन, ये काट दीजिए पहले ही। फिर होता है 2 से 7 वर्ष, ठीक है, फिर होता है 7 से 11 और फिर 11 से ऊपर। तो तार्किक चिंतन वो भी अमूर्त संकल्पनाएं जो उसके सामने नहीं है, तो ये अवस्था होती है 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में। ठीक है, जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, कैसे सीखना समृद्ध होगा, प्रभावशाली कैसे होगा, यदि अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, मतलब आप बहुत सारे चार्ट पेपर ले आए, बहुत सारे बोर्ड लगवा दें, है ना, ग्लोब रख दें और आप प्रोजेक्टर लगवा दें, क्या तभी प्रभावशाली होगा? या फिर शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान यानी एक्सप्लेनेशन आप ज़्यादा करें, स्पष्टीकरण ज़्यादा करें, तब होगा प्रभावशाली? या फिर ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं, आवधिक परीक्षाएं पर ज़्यादा बल दिया जाए, है ना, कि हर 3 महीने पे या 1 महीने पे परीक्षा ले ली जाए? या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। शिक्षक का काम क्या होता है? सुगम बनाना, इसीलिए शिक्षक को सुगम करता है, सुविधादाता कहा जाता है। तो सीखना कैसे प्रभावशाली होगा?
देखिए, हमने आपको शुरुआत में बताया था कि चारों ही ऑप्शन प्रभावशाली और चारों में सबसे बेहतर क्या है, एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे को जो ज्ञान दिया जाए वो वास्तविक जीवन से जोड़ करके दिया जाए, और टीचर की भूमिका क्या है, सुगमकर्ता की। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आपको मिल रही है। अगर आपने एनसीएफ 2005 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आपको ऊपर आई बटन में दे देंगे। देखिए ऊपर आई बटन में शो कर रहा होगा आपको, उसको क्लिक करिएगा या फिर आप इस वीडियो के एंड में क्लिक करिएगा, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है। एनसीएफ 2005 का वीडियो, जिससे आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस के आंसर कहां से निकलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि सीखना क्या है, निरंतर हम लोग सीखते ही रहते हैं, समाज से, घर परिवार से, स्कूल से, हर जगह से। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल कुछ ना कुछ आपका टारगेट है, जैसे इस समय सीटेट क्वालिफाई करना तो आप सीख रहे हैं, तो लक्ष्योन्मुखी भी होता है। अन अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल है ना। गलतियों से भी हम सीखते हैं, नहीं सीखते हैं, आप खुद बताइए, गलतियों से भी हम सीखते हैं, तो ये भी बात सही है। तीनों ही बातें सही है, अर्थात ऑप्शन आपका एक ही बचता है। और यहाँ पे वैसे भी एक निगेटिव कीवर्ड लगा है जो है एकमात्र। अब आप सोच रहे हैं निगेटिव कीवर्ड और पॉजिटिव कीवर्ड क्या है, तो एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें हमने आपको बताया है निगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड। उनका भी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया, उसको देखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कही जा रही है 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। कक्षा 5 में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी आई वीक है, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए आप 4 ऑप्शन पढ़िए और बताइए चारों में सबसे बेस्ट क्या है। पहला ऑप्शन है उनके माता पिता मित्रों द्वारा उन्हें दैनिक कार्यों के करने में सहायता करनी चाहिए, या फिर के साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी ऑप्शन है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए बच्चे हैं दृष्टिबाधित, ठीक है, तो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, अगर कुछ ऐसी हम सुविधा करते हैं क्लास में कि बच्चे जो देख नहीं सकते वो सुन कर के सीख ले, तो उनके लिए क्या है, श्रव्य सीढ़ी का हम प्रयोग करें, है ना, रेडियो का, जिससे बच्चे क्या है सुन करके। विशेष व्यवहार ठीक था, ठीक है, छूट मिलना एक अलग की बात है, लेकिन शिक्षक होने के नाते हम उनके हिसाब से श्रव्य दृश्य सामग्री का, दृश्य तो नहीं यहाँ पे क्योंकि बच्चे देख नहीं पाएंगे, तो श्रव्य वाली, इसीलिए कहा जा रहा है श्रव्य सीढ़ी। अगर बच्चे सुन पाएंगे तो जो भी रेडियो या आप ऐसी सामग्री का इंतजाम करेंगे वो उनके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। वीडियो काफ़ी बड़ा तो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, संबद्ध नहीं है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, सानिध्य की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। भाई कुछ अच्छा आप काम कर रहे हैं तो सराहना करता है तो आपको अच्छा लगता है, तो ये भी सामाजिक मनोवैज्ञानिक है ना। सानिध्य की आवश्यकता, ये भी सामाजिक है। संवेगात्मक सुरक्षा, ये भी, लेकिन अपशिष्ट पदार्थों को ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि ये शारीरिक है, तो यहाँ पे यही जो है इससे संबंधित नहीं है। आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बात यहां पे किसकी कही जा रही है, संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास कहा जा रहा है, शारीरिक विकास नहीं कहा जा रहा। संज्ञान मतलब जहां पे बच्चा कुछ सीखे, जहां पे बच्चे को कुछ ज्ञान अर्जित हो, तो वो तरीका, वो स्थान कौन सा सबसे बेहतर, खेल के मैदान या घर। देखिए बच्चा सीखता घर से भी है, खेल के मैदान से भी कुछ सीखता है, लेकिन सबसे बेहतर तरीके से वो कहाँ सीखता है, विद्यालय और कक्षा में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। जब शारीरिक विकास कहता है, शारीरिक विकास, तो उसका आंसर आ जाता है खेल के मैदान। यहाँ पे क्या है, संज्ञानात्मक विकास, इसलिए आंसर आएगा विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। आंसर मिलेगा पहला ऑप्शन। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, या फिर कक्षा में अधिगम उपस्थिति, अधिकतम उपस्थिति, ठीक है, अधिकतम हुआ यहाँ पे। तो देखिए अभिप्रेरक शिक्षण मतलब अगर बच्चा क्वेश्चन कर रहा है तो
तो वो अभिप्रेरित होगा, है ना। उपचारात्मक कार्य, देखिए उपचारात्मक क्या होता है, जब बच्चे को कहीं पे अधिगम में कोई दिक्कत होती सीखने में, तो हम उन कमियों को पता लगाते हैं कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो रही, फिर उसका उपचार करते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उपचार करता है, इलाज करता है, वैसे ही तो यहाँ पे उपचारात्मक कार्य का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत, बच्चे जब मोटिवेटेड होंगे, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप अगर पढ़ने के इच्छुक होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो आप कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे, तो ये एक संकेत है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मोटिवेटेड हैं। एकदम खामोशी, तो ये मोटिवेशन कहाँ हुआ? अगर आप एकदम खामोश हैं, कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, है ना। लाइक करें या डिसलाइक करें, रेटिंग तो आप कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं कुछ हम बेहतर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न, अगर बच्चे कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है वो सीखने के लिए तत्पर हैं, वो मोटिवेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत, देखिए रटने की बात जहाँ पे आपको मिल जाए वो प्रश्न क्या होता है, प्रश्न का विकल्प हो जाता है नकारात्मक, और नकारात्मक ही आपसे निकलवाना चाह रहा था कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान जो बच्चा होगा वो रटेगा नहीं चीज़ों को, वो समझेगा और कुछ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता दिखाएगा, खुद से लिखने का प्रयास करेगा निबंध। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि प्रश्न नकारात्मक था। जबकि बुद्धिमान बच्चा क्या होगा, अमूर्त रूप से सोचेगा, सही बात है, प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करेगा, सही बात है, और नए परिवेश में जाएगा तो वो खुद को समायोजित भी कर पाएगा, लेकिन वो रटेगा नहीं चीज़ों को। इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रश्न क्या था, लक्षण नहीं है। समझिएगा, ऐसे प्रश्न से एक एक नंबर आपका चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 से 4 बार पूछा गया है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये कथन किसका है या श्रेय किसको जाता है? तो ये कथन या ये श्रेय स्टेटमेंट है जीन पियाजे का, जो कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 4 अवस्थाएं बताई दी, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखिए, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है, क्यों? सिंपल सी बात है, जैसे आप हैं, ठीक है, आप अपने घर में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ जाते हैं तो ज्यादा बात करते हैं, क्यों? या तो आप घर वालों से डरते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कंडीशन क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों की ये मांग होती कि वे बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ये कोई लॉजिक नहीं है। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, घर तो पसंद है लेकिन शायद घर के लोग उनकी बात को वैल्यू ना करते हों, ये भी तो हो सकता है। उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर, देखिए हर समय बातें करने का अवसर नहीं देता, लेकिन सीखने का अवसर देता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि शिक्षकों की ये मांग होती है कि विद्यालय में बातें करें। घर पसंद नहीं है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। अर्थात क्या है कि कृतिका के जो विचार हैं, जो भी वो बोलना चाहती है, ठीक है, घर में वो बात नहीं करती, क्योंकि उसमें घर में उसकी बात को वैल्यू कम दी जाती है, विद्यालय में वैल्यू ज़्यादा दी जाती है, मान्यता मिलती है, तो विद्यालय में वो बात करती है। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? मतलब एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब किससे संबंधित है? कौन सा टीचर समझ पाएगा? नॉर्मल टीचर समझ पाएगा क्षमताओं को? नहीं, वही समझ पाएगा जिसने थोड़ा बहुत मनोविज्ञान की जानकारी होगी जिसको। तो अर्थात ये संबंध क्या है? शिक्षा का मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अभी भी हमने बात की थी कि अगर आप मोटिवेट होंगे तो सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, है ना। देखेंगे आप, प्रश्न भी पूछेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो कहा जा रहा है पिछले सीखे हुए को नए दिगम से अलग करती है। क्या आपको अलग करेगा मोटिवेशन? तो ये गलत हो जाएगा, अलग तो नहीं करेगी ना। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, हो सकता था ये आंसर। शिक्षार्थियों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। तो मोटिवेशन से क्या होता है, जैसे आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का और आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया कि हाँ हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हमें जॉब करनी है, जॉब करके हमें खूब सारा पैसा, हमें घर की ज़रूरतों को पूरा करना है, ठीक है, नाम रोशन करना है जिले का, देखिए उनका लड़का पढ़ करके कलेक्टर बन गया, तो ये एक मोटिवेशन आपको मिलता है। अर्थात आपके अंदर तुरंत रुचि जागृत हो जाती है कि हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे। तो मोटिवेशन से क्या होता है, सीखने के प्रति क्या होती है, रुचि विकास होती है, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। पाठ्यचर्या
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें शिक्षार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। मूल्यांकन, तो पाठ्यचर्या के अंतर्गत मूल्यांकन आता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पे देखिए कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति या विषय वस्तु। सबसे बेस्ट क्या है, पाठ्यचर्या के अंतर्गत वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो जिससे बच्चा स्कूल में गतिविधियों को, मतलब स्कूल की गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाता है, जैसे इंट्रोल हुआ, उसके बाद जो भी पीरियड लगते हैं या बच्चे को कहीं पे ले जाना है आउटिंग पे, ये सारी चीज़ें। अर्थात विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, ओवरऑल संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें शिक्षार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, वो पाठ्यचर्या के अंतर्गत आ जाता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होगी? शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत। तो निचली कक्षाओं की जो खेल पद्धति होगी वो विकास एवं वृद्धि के क्योंकि बच्चा जो है प्राथमिक स्तर से ही तो उसका विकास होता है तीव्रता से, है ना। तो बच्चे से रिलेटेड अगर टीचर को ज्ञान नहीं होगा तो फिर कैसे वो चीज़ों को क्रियान्वयन करेगा, है ना। तो विकास और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी टीचर को होनी चाहिए और इसी पर आधारित होती है शिक्षण की खेल विधि। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है? मतलब अतीत मतलब बीते हुए समय में कुछ परिस्थिति के आधार पे, अनुक्रियाओं के आधार पे नई स्थिति के प्रति अगर अनुक्रिया करा तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत है बताइए? सीखने के लिए तत्पर तो है नहीं वो, बताइए 21 के लिए नहीं होगा ना। सीखने यहाँ पे कोई प्रभाव की बात भी नहीं कर रही है, कर रहा है यहाँ पे। तो सीखने का देखिए थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे उससे है ये क्वेश्चन। थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम दिए थे और द्वितीयक नियम दिए थे 5, टोटल नियम दिए थे 8। प्राथमिक नियम थे तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का नियम। गौड़ नियम के अंतर्गत आ जाता है सादृश्यता और कई सारे नियम, ठीक है। जो गौड़ नियम थे उसमें था मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम से इस बार भी क्वेश्चन यूपी टेट में आया था। अनुरूपता का नियम यानी लॉ ऑफ एनालॉजी, ये क्या कहता है, और संबंधित परिवर्तन का नियम। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा यहाँ पे अनुरूपता का नियम। अब अनुरूपता क्या होती है ये भी आप समझिए। अनुरूपता का नियम कहता है कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो वह अपने पूर्व के अनुभवों एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उससे वो तुलना करता है, ठीक है। फिर उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा कक्ष में स्थित वे बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण करें और उनका प्रयोग कर सकें। यहाँ पे भी देखिए वही कंडीशन है कि अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति, ठीक है, पूर्व की स्थितियों के। तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका, देखिए प्रभाव कोई हो नहीं रहा, तत्पर है नहीं बच्चा, तो आंसर क्या आएगा? सीखने का सादृश्यता का नियम, इसी को हम अनुरूपता का नियम भी कहते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो प्रतिभाशाली जो बच्चा होगा जिज्ञासु होगा, कुछ क्रिएटिविटी, अभी हमने आपको बताया सृजनात्मक विचार मतलब कुछ नया करने का प्रयास करेगा, और यहाँ पे भी नवीनता मतलब अभिव्यक्ति में भी कुछ नवीनता, कुछ नया करने का प्रयास करेगा। लेकिन जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा वो झगड़ेगा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, या फिर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो समावेशी शिक्षा से 2 प्रश्न हर बार आते हैं। जो जुलाई को आपका परीक्षा हुई थी इसमें भी 2 प्रश्न आए थे और दिसंबर में भी 2 प्रश्न आए थे। तो समावेशी शिक्षा ये कहती है कि हम सभी बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो शैक्षिक रूप से पिछड़ा हो, धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पे हम किसी भी प्रकार के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था करते हैं जिसमें एक जैसी व्यवस्था हो। सामान्य बच्चों के साथ हम लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को भी पढ़ा सकें। तो यहाँ पे 23 के लिए आपका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं
उनको भी हम सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देते हैं। कहा जा रहा है आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थियों की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध, जो ये शब्द है ना, विविध तरीके अवसर उपलब्ध कराना, ये अपने आप में ही आंसर, सही आंसर के पहचानने की सही आंसर को टिक करने की पहचान है। विविध तरीका हुआ, अवसर हुआ, इसका आंसर यही सही होगा, क्योंकि हम तकनीकी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बच्चा समझ नहीं पाएगा फीडबैक में। तुलना करना अपने आप में निगेटिव है, क्योंकि इससे जो बच्चे कमजोर होंगे उन पे बैड इफेक्ट पड़ेगा और उनके अंदर हीन भावना पैदा होगी। तो सबसे यहाँ पे कहा जा रहा है बुद्धिमान या औसत, तो ये भी एक गलत है ना। तो आंसर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, विविध तरीकों का प्रयोग किया जाए। डिस्लेक्सिया है, एक से 2 प्रश्न आपको इस टॉपिक से भी मिलता है, अधिगम संबंधी विकार। इसका भी हमने ट्रिक वाला वीडियो बना रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। ट्रिक वाला 5 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा जरूर। 2 से 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्लेक्सिया, डिसले यानी पढ़ ले, याद रखिएगा, डिसले पढ़ ले, पढ़ ले मतलब पठन संबंधी विकार है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गणितीय संबंधी विकार को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखिएगा, आप सबको हमने पढ़ाया है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या फिर नकार। तो देखिए नकारात्मक तो होगा नहीं, अब यहाँ पे अग्रोन्मुखी होगा या फिर सहानुभूति होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बच्चे को होमवर्क दिया गया, अगर माता पिता नहीं देखेंगे तो फिर बच्चा उतना एक्टिव रहेगा क्या प्राथमिक स्तर पे, नहीं रहेगा। तो टीचर के साथ साथ बच्चे के जो माता पिता हैं, गार्जियन हैं माता पिता, उनकी भी भूमिका अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। तो इसका आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कम से कम 8-9 बार ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं। अभी यूपी टेट के 2020 की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी ये क्वेश्चन पहले ही नंबर पे था। विकास कभी समाप्त नहीं हो रही मतलब निरंतर चल रही है, तो सिद्धांत कौन सा होगा, निरंतरता का सिद्धांत होगा। अब सिद्धांत से बात याद आई है, विकास के जितने भी सिद्धांत है उसका भी एक डिटेल वीडियो बना है, ऊपर आई बटन में चेक करिएगा, शायद आपको फ्लैश करता हुआ दिख जाए। बाकी 5 जुलाई के लिए हमने एक क्रैश कोर्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप देखें, सभी वीडियोज उसी में ऐड होते जा रहे हैं। सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, पावला। तो देखिए जीन पियाजे संज्ञानात्मक से संबंधित है, तो ये तो होगा नहीं। वाइगोत्स्की जो है इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, ठीक है, समाज की बात कही कि बच्चे समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए ये भी नहीं होगा। अंतर्दृष्टि की बात आती है तो इसके समर्थक होते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। इसके अगर आपसे पूछा जाए गेस्टाल्टवादी सिद्धांतों में कौन कौन आते हैं, तो वर्दीमर, कोहलर, कोफका, ठीक है। वर्दीमर इसके संस्थापक, जनक, व्यवस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, देखिए यहाँ पे सक्रिय सदस्य और समवयस्क समूह के सदस्य दोनों अलग अलग हैं। सक्रिय जब पूछेगा तब आपका आंसर आएगा किशोरावस्था, ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। कई बार हमने ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताया है। अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए होमवर्क, और इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सभी के कमेंट्स को हम देखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछें। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे आप कुछ वीडियोस आ रहे होंगे थंबनेल बन करके, ट्रिक वाले वीडियोस हैं, उनको क्लिक करें, देखें। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप कुछ बेहतर समझ बनाएं क्वेश्चंस की। जल्दबाजी में वीडियोस को ना देखें कि बस क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा हो, बस ठीक है समझाया जा रहा हो आपको, एक ऑप्शंस की व्याख्या की जा रही हो। तो वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।